नमस्कार। मैक्सिम गोर्की की एक कालजयी कहानी देशद्रोही की माँ प्रस्तुत है। माँ के बारे में कहना हो तो अनंत काल तक कहा जा सकता है। कई हफ्तों से शत्रु की सेनाएं शहर के चारों ओर घेरा डाले थी। रात के समय आग की लपटें काले वातावरण को चीरती हुई शहर के परकोटे पर असंख्य खूनी आंखों की तरह लगी रहती। उनकी भीषणता से घिरे हुए शहर में घबराहट फैली थी। शहर के लोग परकोटे से देखते कि शत्रु का मजबूत घेरा दिन प्रतिदिन कसता जा रहा है। रात को वे आग के चारों तरफ बैठे फौजियों की छायाएं देखते, हट्टे कट्टे घोड़ों की हिनहिनाहट, हथियारों की झंझनाहट और विजय के माथे सिपाहियों के गाने और कहकहे सुनते। शत्रु बेफिक्र होकर तराने छेड़े और कहकहे लगाए। कानों के लिए इससे अधिक कर्कश चीज़ और क्या हो सकती है। शत्रु ने उन सभी झरनों में जहां से शहर के लोग पानी लेते थे लाशें डलवा दी थी। परकोटे के चारों तरफ के अंगूर के बाग जलाकर खाक कर दिए थे। खेतों की फसलों को रौंद डाला था और फलों के बाग कटवा दिए थे। अब शहर तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ था। करीब करीब रोज ही शत्रु की तोपों और बंदूकों से गोलियां बरसा करते थे। शहर की तंग गलियों में लड़ाई से थके हुए अधभूखे सिपाही गश्त लगाया करते। घरों की खिड़कियों से घायलों की कराहें, बेहोशों की चीख पुकारें, स्त्रियों की प्रार्थनाएं और बच्चों के रोने के स्वर सुनाई देते थे। लोग फुसफुसाकर बात करते अचानक ही चौंक कर रुक जाते। हर क्षण उन्हें शत्रु का भय रहता। यह वातावरण रात के समय सबसे अधिक असह्य हो जाता था। खामोश अंधियारे में लोगों की कराहें और चीख पुकारें अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती थी। दूर पहाड़ों की घाटियों से काली पीली छायाएं शहर के भगन परकोटे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती और पहाड़ों की काली चोटियों के ऊपर उगता हुआ चांद ऐसे दिखाई देता मानो वह तलवारों की चोट खाई हुई ढाल हो। शहर के लोग पूरी तरह निराश हो चुके थे। प्रतिदिन बचाव की आशा कम होती जा रही थी। वे भयभीत दृष्टि से चांद, पहाड़ों की नुकीली चोटियों, घाटियों के काले उदरों और कहकहे लगाने वाले शत्रुओं के खेमों को देखा करते। हर चीज़ उन्हें अपनी मौत की याद दिलाती। सुनसान आसमान में राहत दे सकने वाला उन्हें एक भी सितारा नज़र नहीं आता। अपने घरों में चिराग जलाते हुए उन्हें डर महसूस होता था। इसलिए सड़कें घोर अंधकार से ढकी थी। जिस तरह पानी की गहराई में मछली सरकती है, बिल्कुल उसी तरह सिर से पैर तक काले लबादे में लिपटी एक स्त्री खामोशी के साथ शहर की अंधेरी गलियों में फिरा करती थी। उसे देखकर लोग फुसफुसाते, यह वही है, हाँ वही है, और वे मेहराबों की ओट में रुक जाते या फिर सिर झुकाए आगे बढ़ जाते। पहरे वाले कप्तान उसे आगाह करते हुए सख्ती से कहते, श्रीमती मेरी अन्ना, आप फिर बाहर निकल आई, बचकर रहिए, नहीं तो कोई आपको मार डालेगा। आपके हत्यारों को कोई रोकने की भी कोशिश नहीं करेगा। मेरी अन्ना रुक जाती। पहरा लगाने वाले भयभीत से होकर या फिर घृणा प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ जाते। जब वह अंधेरे में अकेली रह जाती तो फिर से एक गली से दूसरी गली की तरफ बढ़ना शुरू कर देती। शहर के दुर्भाग्य के काले बुत की तरह खामोश वातावरण से निकलने वाली कराहें, चीख पुकारें, प्रार्थनाएं और निराश सिपाहियों की बुदबुदाहट, उसे लगता कि जैसे ये सब उसका पीछा कर रहे हैं। एक नागरिक और माँ होने के नाते वह अपनी मातृभूमि और बेटे के बारे में सोचती थी, क्योंकि आक्रमणकारियों का नेता उसका बेटा था, सुंदर, हंसमुख और क्रूर। अभी बहुत समय नहीं हुआ जब उसने गर्व से अपने बेटे को देखा था। अपने देश के लिए उसे अपनी एक अमूल्य भेंट समझा था। उसने सोचा था कि उसका बेटा एक ऐसी कल्याणकारी शक्ति है जिसे उसने अपनी मातृभूमि के लिए पाला पोसा है। उस मातृभूमि के लिए जहाँ वह जन्मी थी, जहाँ उसका बेटा जन्मा और बड़ा हुआ था। प्राचीन काल की उन ईंटों से जिनसे उसके पूर्वजों ने अपने घर और शहर का परकोटा बनाया था, और उस धरती से जिसमें उसके संबंधियों की हड्डियां दफनाई गई थी, और अपनी मातृभूमि की किंवदंतियों, गीतों और आशा निराशाओं से उसका हृदय सैकड़ों अदृश्य धागों से बंधा था। वह अब आंसू बहा रही थी, क्योंकि उसका प्यारा बेटा उससे छूट गया था।
एक तरफ बेटे की ममता थी, दूसरी तरफ मातृभूमि का प्यार, दोनों को वह तोलना चाहती थी। इसी तरह वह रात को शहर की गलियों में घूमा करती थी। जो लोग उसे नहीं पहचानते वे उसे काले लबादे में लिपटा देख भयभीत हो जाते, जैसे वह साक्षात मौत की छाया हो। और जब उन्हें मालूम होता कि यही देशद्रोही की माँ है तो वे घृणा से अपना मुंह मोड़ लेते। लेकिन एक दिन परकोटे के पास एक कोने में उसने देखा कि एक स्त्री जमीन पर पड़ी हुई एक आदमी की लाश पर झुकी है, बिल्कुल जड़ सी, मिट्टी के डले के समान। वह दुख से मुरझाया हुआ मुख सितारों की तरफ किए प्रार्थना कर रही थी। परकोटे पर कुछ संतरी दबे स्वर में कह रहे थे। कभी कभी उन हथियारों की खड़क सुनाई दे जाती थी। देशद्रोही की माँ ने उस स्त्री से पूछा, यह तुम्हारा पति है? नहीं। भाई है? नहीं, मेरा बेटा है। पति को 13 साल पहले ही मार दिया गया था, आज मेरे बेटे को भी मार दिया। अपनी जगह से उठकर उस स्त्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, माता मरियम अंतर्यामी है, मैं उनकी बहुत कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ आप क्यों हैं? क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते सच्चे वीर की तरह जान दी है। मेरा बेटा बहुत बहादुर था। मैं डरती थी कि कहीं वह भी देशद्रोही न निकले जैसा कि मेरी अन्ना का बेटा निकला। भगवान और इंसान का शत्रु, हमारे शत्रुओं का नेता, उसने अपनी माँ की कोख को कलंक लगा दिया। मेरी अन्ना ने अपना मुंह ढांक लिया और आगे बढ़ गई। अगले दिन उसने शहर के रक्षकों के सामने आकर कहा, मेरा बेटा आप लोगों का शत्रु निकला, या तो मुझे मार डालिए या फिर शहर का फाटक खोल दीजिए ताकि मैं अपने बेटे के पास जा सकूं। उत्तर में उन्होंने कहा, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी अपनी मातृभूमि प्यारी है। तुम्हारा बेटा जितना हम सब का शत्रु है उतना ही तुम्हारा है, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, उसे मैं प्यार करती हूँ। उसके देशद्रोही होने से मुझ पर कलंक लगता है। आपस में सलाह करने के बाद शहर के रक्षकों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, पाप तुम्हारे बेटे ने किए हैं, इसलिए हम तुम्हारी जान लेना उचित नहीं समझते। हम जानते हैं कि तुम उसे कभी भी देशद्रोही नहीं बनने देती। हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत दुखी है, लेकिन तुम्हें रोक कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी क्या परवाह करता है? वह तुम्हें भी भूल गया होगा। अगर तुम्हें सज़ा चाहिए तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सज़ा है। हमारे विचार से यह सज़ा मौत से भी भयंकर होगी। हाँ, मेरी अन्ना ने उत्तर दिया, जरूर यह मौत से भी भयंकर होगी। इसके बाद उन्होंने शहर का फाटक खोल दिया। वह उस धरती को छोड़कर चल दी जिसे उसके बेटे ने खून में डुबो दिया था। कदम आगे नहीं बढ़ते थे, अपनी जन्मभूमि से नाता तोड़ते नहीं बनता था, मगर वह धीमे धीमे आगे बढ़ती गई। रास्ते में अगर किसी देशभक्त की लाश मिलती तो वह अपना सिर झुकाकर उसे अभिवादन करती। टूटे पड़े हुए हथियारों को वह घृणा से ठुकरा कर एक तरफ कर देती। हर माँ को युद्ध के हथियारों से घृणा होती है, क्योंकि वह निर्माण चाहती है, न कि बर्बादी। माँ सिर्फ निर्माण पहचानती है। वह इस तरह संभल कर चल रही थी मानो उसने अपने लबादे में अमृत से भरा कटोरा छिपा रखा हो, जिसकी वह एक भी बूंद न गिराना चाहती हो। परकोटे से शहर के लोग उसे देखते रहे। जैसे जैसे वह उनसे दूर होती गई, उसका आकार छोटा होता गया। जब वह आधा रास्ता तय कर चुकी तो रुक गई और अपना लबादा पीछे की तरफ फेंकते हुए मुड़कर शहर की तरफ देखा। बड़ी देर तक वह इसी तरह खड़ी रही। शत्रु सेना ने उसे देखा तो अपना एक आदमी यह पता लगाने भेजा कि वह कौन है और कहाँ से आ रही है। तुम्हारा नेता मेरा बेटा है, मेरी अन्ना ने उसे बताया। सिपाही उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। वे उसके बेटे के साहस और वीरता का गुणगान करने लगे। मेरी अन्ना ने बिना तनिक भी आश्चर्य प्रकट किया अपना सिर ऊंचा किया। यह कैसे हो सकता है कि उसका बेटा साहसी और वीर न हो? और अब वह उसके सामने खड़ी थी जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा था, जो उसके जिगर का टुकड़ा था, रेशम और मखमल से ढका हुआ। उसके हथियारों में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। वह सोचा करती थी कि उसके बेटे के पास इसी तरह धन, यश और कीर्ति हो। उसके हाथ चूमते हुए बोला, माँ तुम मेरे पास आ गई हो, अब देखना कल शहर पर कब्जा कर लूँगा। इसी शहर में तो तुम पैदा हुए थे। उस पर अपनी शक्ति का नशा छाया हुआ था। वह प्रसिद्धि के पीछे पागल था। जोश के साथ बोला, इस दुनिया में मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि इसे अपनी शक्ति से हिला दूँ। सिर्फ तुम्हारी खातिर इस शहर को मैंने अब तक छोड़ रखा था। मेरे दिल में यह कांटे की तरह चुभता था और प्रसिद्धि पाने के लिए मुझे आगे बढ़ने से रोकता था। लेकिन कल मैं नासमझ और जिद्दी लोगों के इस शहर का नामो निशान तक मिटा दूँगा।
यहाँ की एक एक ईंट ने तुम्हारा बचपन देखा है, वह उन्हें अब तक याद है। ईंट पत्थर बेजानदार चीज़ें हैं, आदमी अगर चाहे तो उनमें आवाज़ पैदा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये विशाल पर्वत मेरी कीर्ति से गूंज उठे। और मनुष्य, हाँ, उन्हें भी नहीं भूला हूँ। माँ, उनकी भी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि योद्धा उन्हीं की स्मृति में अमर रहता है। मेरी अन्ना ने कहा, सच्चा योद्धा तो वह है जो जीवन का निर्माण करता है और मौत पर विजय प्राप्त कर लेता है। नहीं, किसी शहर के बर्बाद करने वाले का उतना ही नाम होता है जितना कि उस निर्माण करने वाले का। हमें नहीं याद कि रोम का निर्माण एनिज ने किया या रोमुलस ने, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि अलेरिक और दूसरे योद्धाओं ने उसे बर्बाद किया था। मेरी अन्ना ने फिर कहा, अंत में अमर कौन होता है? अपने बेटे से उसे उद्दंडतापूर्ण उत्तर ही मिला। उसकी बातों को वह काटती तो रही, मगर आत्मग्लानि से उसका सिर झुकता चला गया। अपने बेटे के साहस और वीरता पर जो उसे गर्व हुआ था, वह चूर हो गया। एक माँ से जो जिंदगी का निर्माण करती है, उसकी रक्षा करती है, विध्वंस और बर्बादी की बात करना उसके मातृत्व का विरोध करना है। मेरी अन्ना के बेटे की समझ में यह बात कहाँ आ सकती थी? वह नहीं जानता था कि वह अपनी माँ के मातृत्व पर चोट कर रहा है। हर माँ मौत की विरोधी है। जो कोई इंसान की मौत का कारण बनता है, माँ की दृष्टि में वह जघन्य और अपराधी है। मेरी अन्ना का बेटा यह न समझ सका, क्योंकि वह दिल को मुर्दा कर देने वाली थोथी शान की चमक से अंधा हो चुका था, और न ही उसे इस बात का होश था कि माँ अपने द्वारा निर्मित प्यारे जीवन पर आँच आते देखकर कितनी चालाक, बेरहम और निडर हो जाती है। मेरी अन्ना सिर झुकाए बैठी रही और अपने बेटे के शानदार खेमे के दरवाजे से उसे शहर को देखती रही, जहाँ एक दिन उसने अपनी कोख में विचित्र सा स्पंदन महसूस किया था, और जहाँ कठिन प्रसव वेदना सहकर अपने उस बेटे को जन्म दिया था, जो आज इस शहर को, अपनी मातृभूमि को तहस नहस कर डालने की सोच रहा है। डूबते हुए सूरज की लाल किरणें परकोटे पर पड़ रही थी। शहर के गुंबद खून में रंगे से मालूम पड़ रहे थे। खिड़कियों के शीशों पर ऐसी करुण चौंध थी मानो सारा शहर घावों से भरा हो और हर घाव से जिंदगी का गर्म और ताज़ा खून बह रहा हो। इसके बाद देखते देखते इन सब पर अंधेरे ने अधिकार कर लिया। सारा शहर काला हो गया, जैसे वह कोई लाश हो। आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे उस लाश में जलती हुई मोमबत्तियाँ से लग रहे थे। मेरी अन्ना उन घरों की तरफ टकटकी लगाए रही जिनमें रहने वाले इंसानों ने शत्रु के भय से चिराग जलाना तक बंद कर दिया था। वह धुंधलके में लिपटी उन गलियों को देखती रही जिनसे सड़ी हुई लाशों की बदबू आ रही थी, और मौत की प्रतीक्षा करते हुए लोगों की फुसफुसाहट भी वह सुनती रही। इन सब के प्रति उसके दिल में प्यार और ममता उमड़ रही थी। वह खामोश थी और अपने फैसले का इंतजार कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने शहर के हर व्यक्ति की माँ है। इसी समय पहाड़ों की काली चोटियों से घाटी की तरफ हवाई अड्डों की तरह सरकती हुई घटाएं उस अभागे शहर की तरफ बढ़ी। अगर रात काफ़ी अंधेरी रही तो आज ही हम धावा बोल देंगे, मेरी अन्ना के बेटे ने अपनी माँ से कहा। दिन को धूप में चकाचौंध पैदा हो जाती है, हथियार चमकने लगते हैं, इसलिए बहुत से वार बेकार ही खाली चले जाते हैं। अपनी तलवार पर उसने दृष्टि डाली। इसी समय पहाड़ों की काली चोटियों से घाटी की तरफ हवाई घोड़ों की तरह सरकती हुई घटाएं उस अभागे शहर की तरफ बढ़ी। अगर मेरी अन्ना बोली, आ मेरे बेटे, अपना सिर मेरी गोद में रख ले और सो जा। बचपन में मैं तुझे कितना दुलार करती थी, सब तुझे कितना प्यार करते थे। उसने मेरी अन्ना की गोद में सिर रख लिया और आंखें बंद करते हुए बोला, मैं सिर्फ कीर्ति और यश चाहता हूँ। तुम्हें भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं हूँ तुम्हारा ही बनाया हुआ तो हूँ। मेरी अन्ना ने उस पर झुकते हुए पूछा, तुम मोहरत नहीं चाहते? वे तो बहुत मिल जाती हैं, उनमें मेरी तबीयत नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा मीठी लगने वाली चीज़ से मन ऊब जाता है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे हों? बच्चे किस लिए? ताकि मेरी तरह का कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें मौत के घाट उतार सके। इससे मुझे बहुत पीड़ा होगी। बूढ़ा और कमज़ोर हो जाने पर मैं उनका बदला भी नहीं ले सकूँगा। मेरी अन्ना ने भरी सांस छोड़ी। बेटे, तुम बहुत प्यारे हो, मगर बिजली की कौंद की तरह बेकार हो। हाँ माँ, मैं बिजली हूँ, बिजली। उसने एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ की छाती पर सिर रख लिया और सो गया। मेरी अन्ना ने उसे लबादे से ढांक लिया और ठीक उस जगह जहाँ उसका दिल धड़क रहा था,
चाकू भोंक दिया। माँ से अधिक और किसे मालूम होगा कि दिल किस जगह होता है। उसके शरीर में सिर्फ एक बार थर्राहट हुई और वह मुर्दा हो गया। मेरी अन्ना ने उसकी लाश विस्मय में पड़े हुए संतरियों की तरफ ठुकरा दी और अपने शहर को संबोधित करते हुए बोली, एक नागरिक की तरह अपनी मातृभूमि के लिए जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने कर दिया। एक माँ की तरह अब मैं अपने इस बेटे के साथ हूँ। दूसरे बेटे को जन्म देने की मेरी उम्र निकल गई, इसलिए मेरा जीवन अपनी मातृभूमि के किसी काम का नहीं है। और उसने वह चाकू जो अब तक उसके बेटे के खून से गर्म था, दृढ़ता के साथ अपने दिल में भोंक लिया। निशाना इस बार भी ठीक अपनी जगह लगा। दुखता हुआ दिल ढूंढने में देर ही क्या लगती है। गद्दार की माँ, मैक्सिम गोर्की। अनुवाद किया है राकेश नाथ ने।